वेलकम टू स्टडीपुर क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशदीप शर्मा और आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है इंग्लिश में इसको। कंप्यूटर की जो है 5 पीढ़ियाँ होती हैं। कितनी पीढ़ियाँ हैं दोस्तों? 5 पीढ़ियाँ हैं। अब नाम इनका कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो अपन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के नाम से जानते हैं। अपन कह सकते हैं पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। अब जो ये पीढ़ियां हैं ये बांटी गई किसके आधार पर बांटी गई थी? हार्डवेयर के आधार पे, कि इनके अंदर जो कंपोनेंट यूज़ किए गए थे, मेन कंपोनेंट क्या था, उसके आधार पर इनको बांटा गया था। और हर पीढ़ी की अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषताएं होती थी। जैसे कि मुख्य उपकरण अलग होता था सब में, मेमोरी जो होती थी वो सबकी अलग होती थी, लैंग्वेज जो होती थी वो सब 5 पीढ़ियों में अलग अलग थी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ किया गया था वो भी 5 के 5 पीढ़ियों के अंदर अलग अलग यूज़ किया गया था। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पीढ़ी की। फर्स्ट पीढ़ी जो कि विकसित हुई 1942 से और 1956 के बीच में। अब देखो दोस्तों, ये एग्जैक्ट सन नहीं है, यहाँ पर हम 1940 से और 1900 अगर कोई 50 भी ऑप्शन में दे देता है तो उसको सही मान लेंगे। ठीक है, मतलब इसके जो पास वाला होगा, एग्जैक्ट नहीं है, पास वाला, उसी को हम क्या मानेंगे? सही मान लेंगे। अगर मान लो 1943 से 1957 दिया हुआ है, ठीक, तो हम उसको करेक्ट मान लेंगे। मतलब जैसा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन के अनुसार ही हम चूज़ करेंगे, जो नियरेस्ट होगा, मतलब जो नज़दीकी सन होगा उसी का अपन चुनाव कर लेंगे। 1942 से 1956 के बीच में मान लेते हैं इसको। अब इसमें जो मेन कंपोनेंट है, मुख्य तकनीकी जो यूज़ की गई थी इसके अंदर, मेन कंपोनेंट यूज़ किया गया था, वो यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब होता कैसे है ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे, बाकी और क्लियर इमेज ठीक है। ये देखिए, ये है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में प्रयोग की गई थी। इसको क्या कहा जाता है? वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। अभी जो वैक्यूम ट्यूब है ये क्या होते थे? आकार में बड़े होते थे और काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में। तो हमने अभी वैक्यूम ट्यूब का चित्र देखा, पिक्चर देखी थी। तो इसमें अब ये याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब जो है कौन सी पीढ़ी में यूज़ किए गए थे? फर्स्ट पीढ़ी के अंदर यूज़ किए गए थे, प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज़ किए गए थे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर मेमोरी कौन सी यूज़ की गई थी? तो पहले जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था, मतलब जो चुंबकीय ड्रम होते थे उनका इसके अंदर प्रयोग किया गया था। फिर अगर फर्स्ट पीढ़ी की, फर्स्ट जनरेशन की पहली पीढ़ी की अगर वो भाषा पूछ लेता है कि कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी, तो हमको बताना है दोस्तों मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया था। मशीन भाषा है, मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसको बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, याद रखना है। मशीनरी भाषा भी मिल सकता है ऑप्शन में और बाइनरी भाषा का प्रयोग भी मिल सकता है ऑप्शन के अंदर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था बैच प्रोसेसिंग ओएस। इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इसकी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताओं की बात करें तो ये क्या होते थे? आकार में बड़े होते थे। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ये आकार में क्या होते थे दोस्तों? बड़े होते थे, भारी होते थे और अधिक गर्मी पैदा करते थे, क्योंकि इनमें हज़ारों की संख्या में क्या जोड़े जाते थे? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। और वो वैक्यूम ट्यूब जो हैं हीट पैदा करते थे, गर्मी पैदा करते थे।
और उसकी वजह से क्या होता था, जब हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किए गए तो ऊर्जा की खपत, मतलब बिजली का जो यूज़ है, बिजली इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। इसलिए ये मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं माने गए, क्योंकि इनमें एक तो बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, आकार में बहुत बड़े होते थे, मतलब ऐसा नहीं कि उठा के मार लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बहुत महंगे होते थे, ये बहुत कॉस्टली होते थे, और कार्य क्षमता जो थी इनकी वो सीमित थी, एकदम लिमिटेड, कुछ गिने चुने काम ही ये कर पाते थे। और इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जिनमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया? फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इसके एग्जाम्पलों की अगर हम बात करें तो ENIAC, IBM 701, यूनिक और एडसेक इसके क्या हैं? एग्जाम्पल है। अब देखो, हाँ ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेकंड पीढ़ी की। सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी जो विकास होने की अवधि है वो है 1956 से 65 के बीच। वही बात यहाँ पर भी, ये नज़दीकी सन है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 1956 में हुआ या 1965 में हुआ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मतलब ये क्रम 1956 से और 65 के बीच में चल रहा था। ठीक है, इसमें जो प्रमुख तकनीकी यूज़ की गई थी, मतलब मेन कंपोनेंट जो था इसका वो क्या था? ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया था। फर्स्ट पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया था, और इसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। चलिए हम एक बार आपको ट्रांजिस्टर की भी फ़ोटो दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इमेज आपके सामने है दोस्तों, इस टाइप की। ये देख पा रहे हैं दोस्तों इधर स्लाइड के अंदर कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो इस टाइप के होते थे, ये वाले। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हैं सेकंड पीढ़ी के अंदर जो ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे वो ये हैं दोस्तों। इस टाइप के ट्रांजिस्टरों का सेकंड जनरेशन में यूज़ किया गया था। अब हम अगर बात करें मेमोरी की, तो पहले वाले में हमने फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया था, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था, उसको मैग्नेटिक कोर भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक टेप या कोर मतलब चुंबकीय कोर का प्रयोग किया जाता था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में। उस फर्स्ट जनरेशन में भाषा जो यूज़ की गई थी वो यूज़ की गई थी मशीनरी भाषा, या जिसको बाइनरी भाषा बोलते हैं। लेकिन जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में ओएस जो था वो यूज़ किया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया गया था बैच प्रोसेसिंग ओएस, लेकिन इसमें जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, सेकंड पीढ़ी के साथ साथ हम कंपेयर करते भी जा रहे हैं कि पहली पीढ़ी में क्या पढ़ा था, पहली पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया, दूसरी पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया, तीसरी पीढ़ी में। हम कंपेयर करते जाएंगे, हर एक जनरेशन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसकी प्रीवियस जनरेशन से हम उनका कंपेयर करते जाएंगे। विशेषताएं अगर इसकी देखें तो ये आकार में क्या हुए, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था उनके अंदर, लेकिन इसमें क्या किया गया, सिर्फ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो ट्रांजिस्टर जो थे वो आकार में क्या थे, छोटे थे, और ऊर्जा भी कम यूज़ करते थे, मतलब जो इलेक्ट्रिक यूज़ है वो भी कम होता था। फर्स्ट जनरेशन से तेज़ गति थी और ज़्यादा गणना की क्षमता थी, मतलब ज़्यादा कार्य कर सकते थे।
और अधिक विश्वसनीय और कुशल थे। मतलब पहली जनरेशन जो थी उसकी तुलना में, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये काफ़ी ठीक हो गए थे। और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है IBM 1404। IBM 1404 से हमें याद आता है IBM 1404 का प्रयोग नेपाल में सबसे पहले किया गया था। मतलब अगर कोई पूछता है कि नेपाल का सर्वप्रथम जो कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, तो IBM 1401 था। तो ये कौन सी पीढ़ी का था, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। फिर हनीवेल 200 सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर था। चलिए दोस्तों, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की जाए तो तीसरी जो पीढ़ी थी, थर्ड जनरेशन, वो 1965 से 1956, 1965 से और 1975 के बीच में यूज़ की गई थी। 65 से और 75 के बीच में यूज़ की गई थी। ठीक है, मतलब ये इनका विकास जो है 65 से और 75 के बीच में हुआ था। ये भी नज़दीकी सन है दोस्तों। अगर 65 की जगह 67, 68, 64 या फिर 75 की जगह अगर 72, 73, 75, 77 तक भी अगर जाती है तो अपन उसको किसके मान लेते हैं, सेकंड जनरेशन का मान सकते हैं। अब इसमें जो है मुख्य तकनीकी मेन जो कंपोनेंट था वो कौन सा था, IC का प्रयोग किया गया था। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। अब अगर पहले मुख्य कंपोनेंट की बात की हमने, दूसरी बात है मेमोरी। मेमोरी जो है इसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। लैंग्वेज जो है वो उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि फोर्ट्रेन, कोबाल और बेसिक, ये इसकी क्या थी, भाषाएं थी। थर्ड जनरेशन की भाषाएं हैं फोर्ट्रेन, कोबाल और बेसिक। ठीक है, OS जो यूज़ किया गया था इसमें टाइम शेयरिंग OS का प्रयोग किया गया था दोस्तों। टाइम शेयरिंग OS का इसमें प्रयोग किया गया था। अब इनके अगर विशेषताओं की बात करें तो ये आकार में क्या होते थे, सेकंड जनरेशन से भी क्या बने, ये छोटे बने, सेकंड जनरेशन से छोटे हुए। फिर उपयोगकर्ता के क्या बन गए, मित्र बन गए, उपयोगकर्ता के मित्र हुए। इनमें स्टोरेज क्षमता, जो भंडारण क्षमता थी वो ज़्यादा पाई गई, और ऊर्जा खपत जो थी, इलेक्ट्रॉनिक का जो यूज़ किया था, बिजली का जो यूज़ हो रहा था वो इसमें कम हो गया। ऑनलाइन और रियल टाइम सिस्टम का विकास हो गया था। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि PDP 8, PDP 11 और NCR 325, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों हमने इसमें देखा कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट था वो क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब IC का प्रयोग किया गया था। तो हम एक बार आपको IC का भी चित्र दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, हम IC की बात कर रहे थे। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी वो कुछ इस प्रकार की दिखती थी। यह है थर्ड जनरेशन की IC। तो कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन के थे उनमें मेन कंपोनेंट जो था वो क्या था, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो ये थे। अब दोस्तों कंपेयर की बात की थी हमने कि हम इनको हर पीढ़ी के साथ हम कंपेयर करते जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो
थर्ड पीढ़ी में हमने आईसी का प्रयोग किया गया था, लेकिन सेकंड पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और फर्स्ट पीढ़ी के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। थर्ड पीढ़ी में हमने आईसी का प्रयोग किया गया, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। फिर अगर मेमोरी की बात की जाए तो थर्ड पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया था, जबकि सेकंड जो पीढ़ी थी उसके अंदर मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था और फर्स्ट जो जनरेशन थी उसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम का हमने यूज़ किया था। लैंग्वेज की बात की जाए तो थर्ड जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था, जैसे कि फोर्ट्रेन, कोबाल और बेसिक भाषाओं का प्रयोग किया गया था। लेकिन सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर बाइनरी भाषा या मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन पर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों पर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की बात की जाए तो इनका जो विकास है वो 1975 से और 1989 के बीच में माना जाता है। दोस्तों, इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज़ किया गया था वो है माइक्रो प्रोसेसर। मेन कंपोनेंट कौन सा है इसका? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। और जो मेमोरी है वो यूज़ की गई थी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। अब ऑप्टिकल डिस्क तो यूज़ किया गया था, लेकिन एसएसडी का नहीं किया गया दोस्तों। इनमें एसएसडी यूएसबी का, इसमें ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ किया गया था। फिर हम इसमें अगर भाषा की बात करें तो भाषा जो है उच्च स्तरीय भाषा इसमें ही यूज़ की गई थी। उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे कि सी पास्कल और आड यूज़ की गई थी। सी पास्कल और आडा इसमें यूज़ की गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें रियल टाइम ओएस का प्रयोग किया गया था। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें रियल टाइम ओएस का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं तकनीकी जो थी। इसके अंदर मेन कंपोनेंट जो यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था प्रोसेसर का। मेमोरी जो थी ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ किया गया था। भाषा जो थी उच्च स्तरीय भाषा यूज़ की गई थी, जैसे कि सी पास्कल, अडा, ये इसकी क्या थी? भाषाएं थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें रियल टाइम ओएस का प्रयोग किया गया था। इसकी विशेषताएं, व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी जिनको हम बोलते हैं उनका प्रयोग चौथी पीढ़ी में ही हुआ था। मतलब जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किसके रूप में विकसित हुए? पीसी के रूप में, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के रूप में विकसित हुए। फिर नेटवर्क और इंटरनेट का प्रारंभिक विकास भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के साथ ही हुआ था। आकार में छोटे होते थे, तेज होते थे और काफ़ी किफ़ायती, मतलब कम खर्चीले थे। इसमें जो इंटरफेस यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था GUI पर आधारित इंटरफेस का प्रयोग किया गया था। एग्जाम्पल देखें तो एप्पल सेकंड, IBM PC, लैपटॉप, ये सब क्या हैं? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर माने जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो बात की मुख्य कंपोनेंट की, जो मेन क्या था, तकनीकी है, मेन कंपोनेंट है, वो कौन सा था? तो इसके अंदर हम एक बार इसका पहले तो क्या देखेंगे? फोटो देखते हैं, इसके चित्र देखेंगे।
आई होप दोस्तों आप सभी ने इस को तो जो आईसी है इसको तो सभी ने देखा होगा। जो आईसी नहीं, ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसको सभी ने देखा होगा। देखिए दोस्तों, ये है माइक्रो प्रोसेसर, ये है ऊपर का हिस्सा दोस्तों, और ये है इसके नीचे का हिस्सा जो कि मदरबोर्ड से अटैच किया जाता है। ये नीचे वाला हिस्सा है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एक बार कंपैरिजन के साथ में। पहली पीढ़ी जो थी उसका 1942 से और 56 के बीच में माना जाता है विकास, ठीक है। सेकंड जो पीढ़ी थी उसका 56 से और 65 के बीच में माना जाता है। थर्ड जो पीढ़ी थी उसका 65 से और 75 के बीच में माना जाता है। और फोर्थ जो पीढ़ी है उसका 75 से और 89 के बीच में हम क्या मान सकते हैं, विकास मान सकते हैं। फिर पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था मेन कंपोनेंट के रूप में। सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। और थर्ड के अंदर आईसी का प्रयोग किया गया था। और अब ये फोर्थ नंबर का जो है इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। फिर हम अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी जो है फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था। फिर सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया था। और फोर्थ जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अभी तक हम चौथी पीढ़ी पढ़ी है हमने, और हम चौथी पीढ़ी तक का ही कंपैरिजन करेंगे। फिर भाषा की अगर बात की जाए तो पहली पीढ़ी के जो फर्स्ट जनरेशन थे उनमें मशीनरी या बाइनरी भाषा का प्रयोग किया गया था। सेकंड पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था, जैसे कि फोर्ट्रेन है और कोबाल है, ठीक है। तो इस टाइप की भाषाओं का प्रयोग किया गया था। और फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर भी उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि सी पास्कल का प्रयोग किया गया और अडा का प्रयोग किया गया। ये हमको याद रखना है दोस्तों। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर कंपैरिजन करें तो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनके अंदर बैच प्रोसेसिंग ओएस का प्रयोग किया गया था। सेकेंड पीढ़ी के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का प्रयोग किया गया था। थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर टाइम शेयरिंग ओएस का प्रयोग किया गया था। और जो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे दोस्तों उनके अंदर रियल टाइम ओएस का प्रयोग किया गया था। अब हम नेक्स्ट पीढ़ी पे चलते हैं दोस्तों, फिफ्थ पीढ़ी पे। अब हम फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं, मतलब जो पांचवी पीढ़ी और आखिरी पीढ़ी जो मानी जाती है कंप्यूटर की, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 1989 से शुरू हुए थे और अभी तक ये चल रहे हैं, ठीक है। इनमें जो मुख्य तकनीकी प्रयोग की गई थी वो प्रयोग की गई थी नॉलेज प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। नॉलेज प्रोसेसर अपन कह सकते हैं, लेकिन ये किसका हिस्सा था? नॉलेज प्रोसेसर एआई और नैनो प्रौद्योगिकी का हिस्सा माना जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ऑप्शन में नॉलेज प्रोसेसर ही मिले, हो सकता है वहाँ पर एआई या नैनो प्रौद्योगिकी का नाम भी मिल सकता है। तो हमको याद रखना है कि एआई और मतलब जो उसमें मुख्य कंपोनेंट था वो एआई और नैनो प्रौद्योगिकी पे आधारित थे, और वो थे नॉलेज प्रोसेसर। दोस्तों ये याद रखना है, नॉलेज प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। नॉलेज प्रोसेसर एआई और नैनो प्रौद्योगिकी के पार्ट हैं। अब इसमें जो है मेमोरी जो यूज़ की गई थी वो यूज़ की गई थी ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था।
अब फोर्थ जनरेशन जो थी उनमें HDD का प्रयोग किया गया था, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें SSD का प्रयोग किया गया था। ठीक है, साथ में फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है इनमें USB का प्रयोग दोनों ही जनरेशनों में किया गया है। अब अगर भाषा की बात की जाए तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर भाषा उच्च स्तरीय है, वही जो तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी में यूज़ की गई उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? यहाँ पर पाइथन हो सकती है, प्रोलॉग हो सकता है, लिप्स हो सकता है, जावा और आर, ये सारी की सारी क्या हैं दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषाएं हैं पांचवी जनरेशन की। प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो प्रोसेसिंग मतलब ओएस की बात की जाए, सॉरी प्रोसेसिंग नहीं, ओएस की बात की जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया था दोस्तों पैरेलल प्रोसेसिंग और AIOS। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक की बात की जाए, अपन कह सकते हैं 2019 से पहले या इससे पहले की जो भी शुरुआत में जो था वो पैरेलल OS का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब हम AI के ज़माने में आ चुके हैं, तो अब जो चलेगा वो हमारा AIOS चलेगा, मतलब AI पर आधारित OS का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आई होप पांचों पीढ़ी हमने कंप्लीट की, आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत इजीली नोट्स आप इनसे बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हार्ड लिखा है, सबका कंपैरिजन दिया गया है। सभी में मुख्य तकनीकी, मेमोरी, भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो सभी के अंदर हमने दिए हैं। साथ में एग्जाम्पल्स भी सभी के अंदर है, तो एक पॉइंट आप, 5वां पॉइंट जो है आप एग्जाम्पल्स का बना सकते हो, और छठा पॉइंट आप क्या एक विशेषताएं जो हैं, विशेषताओं को आप अलग से पॉइंट बनवाता हूँ दोस्तों, इनको अलग से लिख लेना विशेषताओं के नाम से। अब हम कंपेयर की बात करें तो पहली पीढ़ी से और पांचवी पीढ़ी तक के कंपेयर करते हैं। तो पहली पीढ़ी जो है वो 42 से, और पहली पीढ़ी है दोस्तों 42 से, अरे पेन क्यों नहीं चलता है, 42 से और 56 के बीच में चली थी। फिर दूसरी जो है 56 से और 65 के बीच में, तीसरी जो है 65 से और 75 के बीच में चली थी दोस्तों, और चौथी जो है 75 से 89 के बीच में आई, और फिर 89 से और प्रेजेंट तक, ठीक है, प्रेजेंट तक जो है दोस्तों वो कौन सी चल रही है? पांचवी पीढ़ी चल रही है। अगर तकनीकी की बात की जाए, मेन कंपोनेंट की बात की जाए, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तीसरी पीढ़ी के अंदर IC का प्रयोग किया गया था, चौथी जो पीढ़ी थी उनके अंदर माइक्रो प्रोसेस का यूज़ किया गया था, और जो पांचवी पीढ़ी थी उनके अंदर नॉलेज प्रोसेस या AI का प्रयोग किया गया था। मेमोरी से का अगर कंपैरिजन देखें तो दोस्तों पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था, दूसरी पीढ़ी के अंदर मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया गया था, तीसरी पीढ़ी का अगर देखें तो मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था, चौथी पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था, और जो पांचवी पीढ़ी है दोस्तों इसमें भी ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर दोनों में ऑप्टिकल डिस्क का लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पर हमने HDD ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था, जबकि यहाँ पर पांचवी पीढ़ी में SSD ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। साथ में दोस्तों इसमें और इन दोनों में USB का भी प्रयोग किया गया था। अब भाषा की, लैंग्वेज की बात करें तो पहली पीढ़ी के अंदर मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया था या बाइनरी भाषा का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी के अंदर असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था, असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था, तीसरी पीढ़ी के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, सेम चौथी पीढ़ी में भी और
5वीं पीढ़ी में, मतलब तीसरी पीढ़ी में भी, चौथी में भी और 5वीं पीढ़ी में भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। हाई एंड लैंग्वेज बोल दो या हाई लेवल लैंग्वेज बोल दो, ठीक है। अब तीसरी पीढ़ी में जो है एग्जांपल्स देखे थे हमने कि फोर्ट्रेन था, इसके अलावा कोबाल था। लेकिन चौथी पीढ़ी में हमने देखा था सी पास्कल है, और 5वीं पीढ़ी में जो है प्रोलॉग्स है, ठीक है, प्रोलॉग्स है। अब पाइथन जो है, पाइथन ये है पाइथन, इसके अलावा जावा है। ये तो फेमस लैंग्वेज है दोस्तों, ये तो हमने किस में यूज़ की, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ की थी। अब 5वीं पीढ़ी के अगर हम ओएस की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर ओएस की बात करें दोस्तों, तो पहली पीढ़ी में जो था बैच प्रोसेसिंग ओएस का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के अंदर मल्टी प्रोसेसिंग ओएस का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के अंदर टाइम शेयरिंग ओएस का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के अंदर रियल टाइम ओएस का प्रयोग किया गया था। और 5वीं पीढ़ी के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग ओएस का प्रयोग किया गया था। और अब जो है हम दोस्तों एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एआई पर आधारित ओएस भी इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये उन्नत कंप्यूटर है, साथ में एआई पर आधारित हैं, बड़े डेटा का उपयोग कर पाने में ये कैपेबल है, मतलब सक्षम है। भाषा की अगर बात की जाए तो इनमें एनपीएल भाषा का प्रयोग किया गया है, मतलब प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। साथ में सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर का विकास भी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ ही बेटर बन पाया है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं 5वीं पीढ़ी में, जैसे हम जो आजकल मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है, चाहे आईओएस आधारित है, ठीक है। तो ये जितने भी मोबाइल हैं वो सारे के सारे किस पर, कौन सी पीढ़ी के माने जाते हैं, 5वीं पीढ़ी के माने जाते हैं। टैबलेट सेम मोबाइल ही होता है, अब वो डिपेंड करता है कि कंपनी उसमें एंड्रॉयड ओएस दे रही है या विंडोज़ ओएस दे रही है, बाकी होता सेम मोबाइल जैसा ही है। और थोड़े साइज़ मोबाइल से 3 गुना या 3.5 गुना 4 गुना तक भी हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर और एआई आधारित डिवाइस जो हैं वो भी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में आते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल एक बार इसका फास्ट रिवीजन करेंगे और इसके के साथ इसके एमसीक्यू भी हम कल सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी हम इसके कल सोल्व करेंगे। दोस्तों, एक थोड़ी सी निवेदन है कि क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और आप भी कोशिश कीजिए कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। और अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम ज़्यादा बेटर नोट्स बना पाएंगे और ज़्यादा बेटर से और भी चीज़ें समझा पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।